परेशान हैं। वही मामले में डिप्टी कलेक्टर ने जांच की बात कही। धोखाधड़ी इनके साथ हुई है। निरंजन सिंह ने अपने बहनोई राकेश सिंह जो कि झरेला के ही रहने वाले हैं उनसे ये कहा, पहले तो इन किसानों को पंजीयन नहीं होने दिया। जब इनका पंजीयन नहीं हुआ तो परेशान हो गए। परेशान होने के बाद उन्होंने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हारी धान तुलवा देंगे, आप हमारे बहनोई को दे देना, आपका पैसा मिल जाएगा। इन लोगों ने किसी ने 100 कुंटल, किसी ने 118 कुंटल, किसी ने 80 कुंटल, इस तरीके से 32 किसानों ने अपनी पूरी फसल राकेश सिंह जी को दे दी। दुर्भाग्य हुआ उसका व्हाट्सएप में और तौल का भी इनके पास प्रमाण है, जिसकी शिकायत को लेके आज कलेक्टर महोदय के यहाँ आए थे और एक ज्ञापन हम लोगों ने दिया है। धान वान को पैसा नहीं मिलो के बारे में हमारे खाता से निकल भी गया पैसा। कौन निकलवाया, किस चीज़ का पैसा? राकेश सिंह। फिर ही तक निरंजन सिंह के द्वारा कहा गया था कि पैसा मैं दिलवाऊंगा। फिर ही होने के बाद राकेश सिंह ख़त्म हो गए हैं, फिर हमारा पैसा नहीं मिला। उनके द्वारा कहा गया है कि अब जिनको जो कुछ करना हो कर लेंगे। कलेक्टर साहब बोले हैं कि जांच कराएंगे भाई। तो किसके कहने पर आपने दिया था धान? निरंजन सिंह के कहने पर राकेश सिंह को दे दिए धान। ग्राम झरेला के ये लगभग 10 कृषकों ने एक आवेदन दिया है कि उनकी धान ग्राम झरेला के किसी राकेश सिंह को इन्होंने दी थी और उसके द्वारा इनका पैसा नहीं दिया गया। आवेदन में ऐसा लेख है कि धान खरीदी केंद्र गजिया के प्रभारी निरंजन सिंह चौहान के कहने से इन्होंने राकेश सिंह को अपनी धान दी थी, लेकिन पैसा इनको प्राप्त नहीं हुआ है। ये आवेदन प्राप्त हुआ है, इसको जांच में लेके इसकी जांच कराई जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खबर मंडला से, जहां सोशल मीडिया पर चुनाव से जुड़ी भ्रामक जानकारी पोस्ट करना एक युवक को भारी पड़ गया। यहां पुलिस ने एक युवक के ऊपर फेक खबर फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया। दरअसल लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए आम मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की ओर से डमी ईवीएम के जरिए प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। इसी डमी ईवीएम की फोटो के साथ स्थानीय प्रत्याशियों की सूची 7A को जोड़कर एक युवक ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट की, जिसमें उसने नगर पालिका नैनपुर की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए सत्ता के दबाव में कार्य करने के आरोप लगाए, जिसके बाद पुलिस ने मामले में एक्शन लिया है। में जो 7A का फॉर्म है, जिसमें कि यहाँ के जो स्थानीय प्रत्याशी हैं उनकी अनुक्रमणिका दी हुई है, उसको साथ में रख के ये जताने का प्रयास किया है कि शासकीय कार्यालय गलत तरीके से लोगों को दुष्प्रेरित कर रहा है, जो कि सरासर मिथ्या है। इस संबंध में पहले भी खंडन जारी किया गया था और चूंकि उनके द्वारा ये फेसबुक पोस्ट डाल के लोगों को भ्रामक जानकारी दी गई है, इसके लिए उनके विरुद्ध आईपीसी की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। खबर सेंधवा से, जहां पुलिस ने चोरी का खुलासा किया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चारों आरोपियों के खिलाफ अलग अलग थानों में कई अपराध के मामले दर्ज हैं। बदमाशों ने घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी चुराए और उसके बाद वे फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की और पुलिस ने बदमाशों को धर दबोचा। बदमाशों ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। वही आरोपियों से 5 तोला सोना और 23,000 रुपए नकदी जब्त किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना दिनांक के बाद से ही जो है हमारे द्वारा इसमें लगातार विवेचना की जा रही थी, जिसमें कुछ संदिग्धों के नाम हमें पता चले, जिनकी तलाश हम कर रहे थे, जिसमें मुख्य आरोपी जो है सिकंदर निवासी ओझर और अन्य लोगों का नाम सामने आया। हमने मुख्य संदिग्ध सिकंदर को अभिरक्षा मिली है। उसने बताया कि वो अपने 2 साथियों के साथ यहाँ पर चोरी करने आया था, जिसमें उसका एक साथी प्रहलाद जो कि उमरी खुदरी रहता है और एक प्रकाश पिता जुबान सिंह जो उसके ही गांव में ओझर थाना नागड़वाई क्षेत्र में रहता है। इन तीनों ने मिलकर चोरी की थी। हमने सभी को राउंड अप किया। रतलाम में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जहां पुलिस ने एमटी ड्रग के साथ पति पत्नी सहित कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कुल 125 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीब 13,50,000 रुपए है।
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और इस दौरान पुलिस ने बाइक सवार संदिग्धों की तलाशी ली और उनके पास से 60 ग्राम एमडी ड्रग मिले, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए है। उधर शहर में 65 ग्राम एमडी ड्रग के साथ पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। विदिशा के रामनगर पिपरिया में रहवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आदिवासियों का कहना है कि वे मूलभूत सुविधाओं के अभाव में रहने को मजबूर हैं। रहवासियों का कहना है कि वे बिजली पानी के बिना रहने को मजबूर हैं। इसके साथ ही उनका कहना है कि इलाके में 8 महीने पहले बिजली विभाग ने खंभे लगवाए थे, लेकिन अब तक बिजली नहीं आई। पानी हम कुएं पंप पे से ला रहा है 4-4 बजे रात के। हमारी लेडीज है ना, हम बिल्कुल भी पूरे हेडपम्प बिगड़े पड़े हैं और पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। लाइट तो हमारे आ ही नहीं रही और वे लोग उनसे कह रहा है तो वे कह रहा है कि बिल दो जमा, अब लाइट भी नहीं गई साहब। और सर अभी तक हमारे इधर बत्ती वाली लाइट अभी तक नहीं है। पंप वाली से हम यूज कर रहे हैं, कोई की डीपी इससे उससे, और अभी हेडपम्प बिगड़े पड़े हुए हैं। तो पानी हमारे घर से 4-4 बजे रात से उठ के पानी काफ़ी आधा किलोमीटर समथिंग दूर से किसी के बोर से किसी कुएं से ऐसे व्यवस्था कर रहा है सर। बहुत ज़्यादा मजबूरी है, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे सर। सूरजपुर से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक लावारिश शव को पोस्टमार्टम के बाद कचरा गाड़ी से लेकर जाकर उसे दफनाए जाने की बात सामने आई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 26 मार्च को एक अज्ञात व्यक्ति बेहोशी की स्थिति में मिला था। पुलिस को ये जानकारी मिली और शख्स को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ऐसे में 2 दिनों तक शव शनाख्त के लिए मार्चरी में यहां पर रखे गए, पर पहचान नहीं होने के बाद शव का पोस्टमार्टम कर उसे दफनाया गया। वहीं शव को नगर पालिका की कचरा गाड़ी में डालकर भिजवाया गया, जहां नगर पालिका कर्मचारियों और पुलिस की मौजूदगी में शव को दफनाया गया। CMHO ने मामले की जांच की बात कही है। सूरजपुर जिले में पर्याप्त संख्या में मुक्तांजलि शव वाहन है। जिला चिकित्सालय में 3 है और प्रतापपुर में 1 और बिहारपुर सीएससी में 1 है। अब इस पे जांच करके ये तथ्य क्या सत्यता है और कौन जिम्मेदार है, इसकी जांच कराई जाएगी। तत्पश्चात जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 15 दिन पहले राजस्थान के कोटा से एक 21 साल की लड़की जिस तरह से गायब हुई थी, उसने हर किसी को हैरान कर दिया था। लेकिन जब पुलिस ने मामले की छानबीन की तो पता चला कि लड़की ने कैसे विदेश जाने के लिए अपने ही अपहरण की साजिश रची और अपने पिता से फिरौती की रकम वसूलने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि सुराग लग गया। पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि सुराग लग गया, लेकिन पुलिस ये कह रही है हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और सतत जारी है कार्रवाई। अब सर कार्रवाई चल रही है तो तब तक तो संतुष्टि रखनी पड़ेगी कार्रवाई। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर कोई भी पिता सदमे में आ जाए। रोते हुए अपनी लापता बेटी के लिए परेशान होते इस पिता का दर्द पिछले महीने सबने देखा था। तब ये अपनी 21 साल की बेटी के लापता हो जाने पर परेशान थे और बहुत डरे हुए भी, क्योंकि इन्हें अपनी बेटी की एक फोटो फोन पर मिली थी जिसमें बेटी के हाथ पांव बंधे थे और उसे छोड़ने की एवज में 30 लाख की फिरौती की मांग की गई थी। मजबूर पिता ने ज्योतिरादित्य सिंधिया तक से गुहार लगा दी कि बेटी को ढूंढने में मदद की जाए और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद लड़की के पिता से फोन पर बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। हाँ, कैसे हो आप? मुझे बहुत दुख हुआ है, मेरे पास शब्द नहीं है अभी कहने के लिए। मैं समझ रहा हूँ आपके ऊपर क्या बीत रहा है, पर आप बिल्कुल चिंता मत करो, अपनी पत्नी का देखभाल करो और ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अभी मुख्यमंत्री राजस्थान से मैंने अभी बात की है और मैंने कहा है कि हम लोगों को तहकीकात करके जल्द से जल्द हमारी बच्ची को वापस लाना है और पूरी वहाँ राजस्थान की पुलिस को भी उन्होंने निर्देशित कर दिया है।
मेरी जिम्मेदारी है, मैं पीछे पड़ रहा हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। बेटी आपकी केवल नहीं है, बेटी मेरी भी। लेकिन किसे पता था कि ये लड़की और उसका बॉयफ्रेंड मिलकर घर से लेकर सिस्टम और सिस्टम से लेकर मंत्री तक को सकते में डाल देंगे। विदेश जाने की मंशा से रचे ड्रामे से सबको हैरान परेशान कर देंगे। शिवपुरी की रहने वाली लड़की के माता पिता ने अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए राजस्थान के कोटा भेजा था, लेकिन वो अचानक से कहीं गायब हो गई। गायब होने के पीछे खुद लापता लड़की काव्या और उसका एक दोस्त शामिल था, जिन्होंने खुद ही अपहरण की साजिश रची और दोनों ने मिलकर लड़की के पिता को लड़की के हाथ पांव बांधकर एक तस्वीर भेज दी और 30 लाख की फिरौती की डिमांड कर दी। 30 लाख रुपए फिरौती की मांग की। मैंने उसको लिखा चैट पे, मैं 30 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा, इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच के भी नहीं कर पाऊंगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान की पुलिस उन्हें लगातार तलाश कर रही थी और 15 दिन बाद पुलिस के हाथ कामयाबी लगी। पुलिस ने लड़की को इंदौर से उसके दोस्त के साथ पकड़ लिया। इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी ने बताया कैसे उनकी टीम को लापता लड़की का सुराग मिला। कोटा पुलिस की मदद के लिए इंदौर पुलिस की क्राइम ब्रांच को लगाया गया था। अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में उनके जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई वो उनके अनुसार की जाएगी। सर, लड़की भौरकुआ क्षेत्र में भी दिखी थी, यहाँ पर भी रुकी थी। इस तरह के सीसीटीवी फुटेज कोटा पुलिस को मिले थे। उस फुटेज के आधार पर उनको ये संभावना थी, इसलिए उन्होंने इंदौर पुलिस से मदद मांगी थी कि कहीं ना कहीं ये इंदौर में हो सकते हैं। तो इंदौर पुलिस को द्वारा लगातार क्राइम ब्रांच की 2 टीमें लगातार लगी रही थी, उन्होंने कोशिश की थी और अभी फिर इन्फॉर्मेशन के आधार पर इन दोनों को दस्तयाब कर लिया गया है। कोटा पुलिस को सूचना दे दी गई है। कोटा पुलिस जल्दी आकर इनसे इन्वेस्टिगेशन में और तहकीकात करेगी। बहरहाल लापता लड़की के घर वालों के लिए राहत भरी बात है कि बेटी सही सलामत मिल गई, लेकिन बेटी के रवैये से दिल पर जो घाव लगा है उसे भरने में मुश्किल जरूर होगी। फिलहाल लड़की को उसके घर वालों को सौंप दिया गया है। शिवपुरी से अतुल गौर, इंदौर से समीर खान और कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, खबरें और भी। महाकाल मंदिर स्थित महाकाल लोक एक बार फिर चर्चाओं में है। वजह है करोड़ों रुपए की लागत से सप्त ऋषियों की मूर्ति तीसरी बार लगाने की तैयारी की जा रही है, जबकि आंधी तूफान से मूर्तियां क्षतिग्रस्त होने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते देखिए 11 महीने पहले ही इन मूर्तियों को प्रदेश सरकार ने लगवाया था। करोड़ों रुपए की लागत से बने महाकाल लोक का 11 अक्टूबर 2022 को पीएम मोदी ने लोकार्पण किया था। कुछ ही समय में देश भर में चर्चित हुए महाकाल लोक में 66 लाख रुपए की लागत से फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक की बनी सप्त ऋषियों की मूर्ति भी लगाई गई थी। ये मूर्तियां भीतर से खोखली थी, इसलिए लोकार्पण के 7 महीने बाद ही 29 मई को आए आंधी तूफान में 6 मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई। इस पर प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर अगस्त 2023 में एक बार फिर नई मूर्तियां लगाई गई। लेकिन सरकार बदलने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पत्थर की मूर्तियां लगाने के आदेश दिए, जिसके बाद 11 महीने बाद ही करीब 2.5 करोड़ की लागत से सप्तऋषि और भगवान शिव की प्रतिमा बनाने का काम शुरू हो गया। मूर्तियां विक्रमादित्य शोध पीठ तैयार करवा रहा है। मूर्तियों का स्केच वाराणसी के कलाकार सुनील विश्वकर्मा ने बनाया है। सुनील के मुताबिक पौराणिक ग्रंथ का अध्ययन कर स्केच प्रतिमा विज्ञान के आधार पर तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा की आंखें पत्थर की ही तराश कर बनाई गई हैं, बिल्कुल यहाँ भी वैसा ही काम किया जाएगा। महाकाल लोक में स्थित सप्त ऋषियों की प्रतिमा का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। वजह है कि ये यहाँ पर जो सप्त ऋषियों की प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, ये करोड़ों रुपए की लागत से बनी हुई प्रतिमा तीसरी बार लगाई जाएगी। ये 30 करोड़ रुपए की लागत से पत्थरों से बनाई हुई लगाई जा रही है। इसके लिए पत्थर राजस्थान से आए और कलाकार उड़ीसा और गुजरात से आके बना रहे हैं। ये प्रतिमा कम से कम 6 महीने में बन के लगने वाली है। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का लोकार्पण करा था। उसके बाद में 28 मई 2023 को इसका यहाँ पे एक आंधी तूफान आए थे, जिससे कि प्रतिमाएं सारी उखड़ गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसको लेके काफी आरोप लगे थे। इसके बाद शिवराज सिंह सरकार ने इसको प्रतिमाओं को वापस स्थापित करवाया था उन्होंने।
पर अब ये तीसरी बार है कि ये प्रतिमाओं को वापस 30 करोड़ रुपए की लागत से लगाया जा रहा है। इसके लिए राजस्थान से पत्थर मंगवाए गए और करीब 6 महीने लगेंगे इन प्रतिमाओं को बनाने में। साथ ही यहाँ पर सप्तऋषि प्रतिमाओं जो आप यहाँ महाकाल लोक में देख रहे होंगे कि सप्तऋषि प्रतिमा लगी हुई है जो अलग अलग तरीके की है। ये मतलब अलग अलग, जैसे महर्षि कश्यप की प्रतिमा है, जो महर्षि कश्यप की प्रतिमा है, इसके साथ में जितनी भी प्रतिमा है ये महर्षियों उनकी प्रतिमा वापस लगेगी। इसके साथ में एक शिव जी की प्रतिमा भी बन रही है। ये सभी प्रतिमा कम से कम 15 फीट ऊंची रहेगी और पत्थरों की रहेगी। कलाकारों ने बताया कि ये जो प्रतिमा है अब इनका कोई समय सीमा नहीं रहेगी, 100-200 साल तक रहेगी, जबकि ये जो फाइबर की प्रतिमा है इसकी समय सीमा 10 से 15 साल है। आपको बता दें कि ये जो प्रतिमाओं को बनने का काम चल रहा है, ये जिला पंचायत का एक जो यहाँ पर हाट है, उस हाट बाजार में यहाँ पर कारीगरों बना रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से पत्थर आते जाएंगे उसी तेजी से प्रतिमाएं बनती जाएगी। अभी हाल शुरुआत प्रतिमा के कुछ दिन से हुई है और जल्द ही एक प्रतिमा तैयार हो जाएगी। एक प्रतिमा की कीमत कम से कम 25 से 30 लाख रुपए बैठेगी और इसकी डीपीसी हो गई है। इसके बाद में यहाँ पर 60 प्रतिमाओं के बनने का चल रहा है, जो कि 100 करोड़ से ऊपर की लागत का बताया जा रहा है। हालांकि अभी फिलहाल ये जो 8 प्रतिमा बनेगी, 7 सप्तऋषि की और एक शिव जी की, इसके बाद ही आगे की जो प्रतिमाएं बनने का शुरू होगा। इसके लिए अब की बार पूरी डिजाइन बनाई गई है और ये बताया गया है कि जो ऋषि जिस तरीके से थे, उनका स्वभाव जिस तरीके से था, उसी तरीके से उनकी मुद्रा रहेगी, उसी तरीके से उनके हाव रहेंगे और जीवंत प्रतिमाएं बनाई जाएगी। इसीलिए ये प्रतिमाओं तीसरी बार बनाई जा रही है। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन। खबर धार से है, जहां भोजशाला में सर्वे का 13वां दिन है। एएसआई की टीम सुबह करीब 8 बजे परिसर में पहुंची और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजना अग्निहोत्री भी भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद पहुंची, सर्वे की कार्रवाई में शामिल हुई। भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में 22 मार्च से एएसआई की टीम पुरातात्विक सर्वे कर रही है। वहीं हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग इसे लेकर अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। रंजना अग्निहोत्री ने बताया कि उन्होंने भोजशाला के अंदर पहुंचकर जानकारियां जुटाई हैं। एएसआई यहां पर सर्वे कर रही है और जानकारियां जुटा रही है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती देते हुए कमाल मौला कमेटी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एसएलपी दायर की थी। उच्चतम न्यायालय ने उसमें ये कहा है कि एएसआई की जो प्रक्रिया है वो जिस प्रकार यथावत है वो चलती रहेगी, परंतु बिल्डिंग के किसी भी भाग को कोई भी क्षति ना पहुंचाई जाए। किसी जो बिल्डिंग के जो बने हुए कंस्ट्रक्टेड पार्ट हैं उनका एक्सकेवेशन ना हो। वो जाहिर है उनका एक्सकेवेशन हो भी नहीं रहा था। जो वो जगमोहन बने हुए हैं, जो कॉरिडोर्स बने हुए हैं, उनका तो नहीं हो रहा था। प्लेन लैंड पे ही वो अपना काम कर रहे थे। बाकी अंदर की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जैसी चल रही है वैसे चलेगी। खबर उज्जैन से, जहां जेपी नड्डा पत्नी के साथ बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे और यहां बाबा महाकाल के दर्शन कर गर्भगृह में पूजा अर्चना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद रहे। चुनाव के इस दौर में अभी इंदौर से उज्जैन आया हूँ। यहाँ से सतना, खजुराहो और पन्ना होते हुए वापस इंदौर आना हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास चल रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार का जो नारा है वो सार्थक होगा। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा हम जीतेंगे। खबर खरगोन से, जहां जिले के धूलकूट बाजार में आदिवासी भिलाला समाज की ओर से गुड़ तोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर 2 साल के अंतराल पर गुड़ तोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और गुड़ तोड़ कार्यक्रम में दरबार भिलाला, इसके साथ साथ समाज जनों की ओर से यहाँ पर 7 बार पोटली को चढ़ाया और फिर उतारा जाता है। इस कार्यक्रम में आदिवासी भिलाला समाज धूलकूट के ही यहाँ पर भाग लेते हैं। तो ये बेहद खास कार्यक्रम है। हर 2 साल के अंतराल पर इसका आयोजन होता है और कितना उत्साह है इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए,
खबर मंडला से, जहां कान्हा नेशनल पार्क में पर्यटकों की सफारी गाड़ी में आग लग गई और आग की वजह से बोनट में ही आग लगनी शुरू हुई और देखते ही देखते पूरी गाड़ी इस आग की चपेट में आ गई। समय रहते दमकल विभाग की टीम को सूचना दी गई और आग पर काबू पाया गया, नहीं तो ऐसे में जंगल और वन्य प्राणियों को इस आग से खतरा हो सकता था। सफारी के वक्त गाड़ी में 4 पर्यटक मौजूद थे, ये जानकारी मिली और तभी ये अचानक से आग यहां पर लग गई थी। इस हादसे में पर्यटक बाल बचे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मंडला की तस्वीरें। गरियाबंद में रिहायशी इलाके में तेंदुए के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तेंदुआ छुरा के ग्राम रुवाड़ चिंगरमाल के पेड़ पर चढ़ गया और उसने पहले तेंदुए ने कई मवेशियों को शिकार बनाया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम यहां पर पहुंची और वन अमले ने क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी किया। कुछ दिनों से रिहायशी इलाके में तेंदुए लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।